नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। ईवीएम पर कुछ कहना, कुछ बोलना अपने आप में बड़ी चुनौती है और ख़ास तौर पर आज के दौर में जब चुनाव आयोग ईवीएम को लेकर अपना रुख स्पष्ट कर चुका है और गूगल जैसे प्लेटफॉर्म चुनाव आयोग के निर्देश पर जब भी ईवीएम पर आप कोई वीडियो बनाते हैं तो उनकी कोशिश होती है कि उस पर मिलने वाला जो भी विज्ञापन है उसको या तो ख़त्म कर दिया जाए या ना के बराबर कर दिया जाए। इसको यूट्यूबर्स जानते हैं कि आपका जो येलो डॉलर साइन आ जाता है, यानी ये जो वीडियो है ये ज़्यादातर विज्ञापन दाताओं के लिए उचित नहीं है। यानी ये वीडियो बनाने का मतलब ये है कि मैं सीधे सीधे जो YouTube से होने वाली आय है उसका जोखिम मोल ले रहा हूँ। लेकिन देश के हित में, लोकतंत्र के हित में और इस देश की सबसे बड़ी जो शंका है, आशंका है, उस पर चर्चा करने के लिए मैं आज ईवीएम पर बात कर रहा हूँ। मामला सुप्रीम कोर्ट में है, सब जुडिस है। उस मामले पर टिप्पणियां कम से कम जो लोग उसके स्टेक होल्डर हैं उनका करना ठीक नहीं लगता। लेकिन जिस ग्राउंड पर ये मुकदमा लड़ा जा रहा है उस ग्राउंड पर सबसे बड़ी दिक्कत ये है, सबसे बड़ा जोखिम ये है कि सुप्रीम कोर्ट जिस नीयत से इस मामले की सुनवाई कर रहा है शायद वो मकसद पूरा ना हो। सुप्रीम कोर्ट इस बात पर विचार कर रहा है कि ईवीएम की जो पर्चियां हैं उनकी गिनती, जो मतदान हुआ है ईवीएम में उसकी जो काउंटिंग होती है उसके साथ साथ पूरी पर्चियां गिनवा ली जाएं। एक वायरल वीडियो है, किसी दूसरे चैनल का है तो उसको मैं यहाँ डाल नहीं सकता हूँ। कुरैशी साहब जो पुराने चुनाव आयुक्त हैं उनका भी कहना ये है कि ईवीएम की सारी पर्ची गिनवाने में कोई हर्ज नहीं होना चाहिए, क्योंकि पर्चियों की संख्या चाहे आप कम गिने या ज़्यादा गिने इससे ज़्यादा समय नहीं लगता जितना समय अभी परिणाम आने में लग जाता है। ज़्यादातर लोग जो ईवीएम को ख़त्म करने के भी पक्ष में थे उनकी भी राय यही थी। लेकिन मैं वीडियो कुछ और पहलुओं की तरफ ध्यान दिलाने के लिए लाया हूँ जिसके ज़रिए हम ये समझेंगे कि क्या वीवीपैट की पर्चियों की गिनती का जो मुकदमा चल रहा है उसमें अगर सारी की सारी वीवीपैट की काउंटिंग हो जाए तो भी समस्या खत्म हो जाएगी। मसला यह है कि अगर ईवीएम पर सुप्रीम कोर्ट ये फैसला भी सुना देता है कि पर्चियों की काउंटिंग की जाए तो क्या ईवीएम को लेकर जो सवाल खड़े हुए हैं वो खत्म हो जाएंगे? क्यों ना उन सारे के सारे विषयों को अभी इसी बार में देख लिया जाए, उनकी पड़ताल कर ली जाए, उन सारी मांगों की पड़ताल कर ली जाए जो सड़कों पर, प्रेस कॉन्फ्रेंस में और तरह तरह से सोशल मीडिया पर उठाई जाती रही हैं। बहुत ज़्यादा मांगे नहीं हैं, 10-12 मांगे ही हैं, 10-12 भी नहीं हैं, 2-4 हैं। अगर उन 2-4 को भी इसी बीच में एड्रेस कर दिया जाए तो भारत में ईवीएम को लेकर जो संशय का वातावरण है वो खत्म हो जाएगा। इस वीडियो का मतलब किसी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी में जाना नहीं है। इस वीडियो का मतलब है कि बहुत सारे सवाल इस देश के बहुत सारे प्रबुद्ध लोग, कुछ रिटायर्ड आईएएस अधिकारी, कुछ टेक्नोक्रेट्स और अलग अलग फील्ड के लोग उठा रहे हैं और वो उठते चले आ रहे हैं। अगर वो सवाल इस समय, जब चूंकि आप एक फैसला लेने जा रहे हैं, अगर आप छोड़ देंगे तो उसके बाद भी ईवीएम को लेकर संशय रहेगा और भारत के लोकतंत्र में जो भी नतीजे आएंगे उन पर कोई ना कोई संदेह खड़ा किया जाता रहेगा। तो ईवीएम को लेकर जितने भी मसले हैं उनको सॉल्व होना चाहिए। सबसे पहले जो पर्चियों की भी काउंटिंग की बात आई है जिसको देखकर लोगों को लगता है कि ये समस्या हल हो जाएगी, जयराम रमेश कहते रहे, कांग्रेस पार्टी भी कहती रही है, उसको भी गौर कर लिया जाए। जो मांग की गई है वो ये की गई है कि जब आप वोट डालें तो वीवीपैट की पर्ची जो मशीन के अंदर ही गिर जाती है वो आपके हाथ में दे दी जाए और उसके बाद उस डब्बे में डाल दें और उसके बाद में उन पर्चियों को गिन लिया जाए। इसमें कई तरह की दिक्कतें हैं, जैसे कि एक आदमी, अगर कोई कैंडिडेट है और वो कोई शरारत करना चाहता है, उसने पता चला कि 10-5 लोगों को अंदर भेज दिया जिन्होंने वो पर्ची तो वीवीपैट की ली, उसको डब्बे में नहीं डाला और वहाँ से चला गया।
या फिर वो कुछ वीवीपैट की पर्ची कहीं से छाप लाया और उसने डब्बे में डाल दी। तो अब आप डब्बे में जो नकली पर्चियां छपी हुई आएंगी, क्योंकि थर्मल पेपर भी तो प्रिंटिंग होगी ना, तो उनकी काउंटिंग करेंगे और जो आउटकम आपका मशीन का आएगा, जब उनकी काउंटिंग करेंगे तो उसमें मेल नहीं होगा तो गड़बड़ी हो जाएगी, और ज़्यादा गड़बड़ी हुई तो हो सकता है उस पोल पे, उस बूथ पे दोबारा पोल कराने पड़े। तो एक तरह से जो शरारती तत्व हैं उनके लिए एक स्कोप बन जाएगा। रहा सवाल, इसके उत्तर में ये कहा जाता है कि वहाँ पर लोग जो करेंगे वो एक आदमी निगरानी करेगा कि आप उस डब्बे में डाल रहे हैं या नहीं डाल रहे हैं। जब आप मतदान करने जा रहे हैं और आपकी कोई व्यक्ति निगरानी कर रहा है तो ये सबसे खतरनाक स्थिति है। इसके अंदर आपके मत की गोपनीयता खतरे में पड़ सकती है। इसलिए दोनों ही मामले में या तो कोई पर्ची उसमें ना डाले और घर चला जाए, और या फिर कोई आदमी चुपचाप से उसमें अतिरिक्त पर्चियां डाल ले। और अगर ये जो मसला है ये है उसके लेवल पे, उसके स्तर पे, जो व्यक्ति मतदान करने जाता है वो शरारत करता है। हमने इस देश में बहुत सारी बूथ कैप्चरिंग और बहुत सारा बड़ा इतिहास रहा है। आज भी हमने अभी मुरैना के चुनाव में भी देखा था कि किस तरह से आरोप लगे थे कि लोग, दूसरा व्यक्ति बटन दबा रहा था वहाँ पर और बटन दबाने को मतदाता को मजबूर कर रहा था। जो दबंग लोग होते हैं उनके लिए मतदान को छेड़छाड़ करना, कैंसिल कराना इस प्रक्रिया से बहुत आसान हो जाएगा। यानी जब आप वहाँ पर पर्ची डालने जाएंगे डब्बे में, तो वो एक्यूरेट जितनी वोट पड़े हैं उतने ही मशीन से निकलने चाहिए, उतने ही डब्बे से निकलने चाहिए। अगर इन तीनों संख्याओं में, जो रजिस्टर में वहाँ एंट्री की जा रही है और मशीन से निकले हुए वोट और तीसरा डब्बे से निकली हुई पर्चियाँ, इनमें मेल नहीं हुआ तो ये अपने आप में एक बड़ा सरदर्द होगा। और ख़ास तौर पर जो पोलिंग पार्टी वहाँ मतदान कराने जाएगी उसकी सांसें अटकी रहेंगी जब तक काउंटिंग नहीं हो जाती। तो ये एक बहुत बड़ा जोखिम इस प्रक्रिया के तहत है। तो ये प्रक्रिया जब आप करने जाते हैं तो केवल पर्ची गिनने से नतीजे पता चल जाएंगे, इसकी संभावना कम है। अब मैं आता हूं उन मसलों पे जिन मसलों पे अभी भी बात नहीं हो रही है और जिसको लेकर एक बड़े स्तर पे हमारे समाज में आप कहें कि एक प्रचार है, एक धारणा बनी हुई है, और जिसको लेकर बहुत सारे लोग ये मानते हैं कि आरोप गलत हैं या सही हैं, जो भी है। एक आरोप है जो केरल के एक आईएएस अधिकारी थे जिन्होंने नौकरी छोड़ दी, चुनाव कराने की प्रक्रिया में शामिल रहे हैं। उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने आपको दिखाई थी, और इसके साथ साथ उनके साथ कुछ टेक्नोक्रेट्स भी थे जो अलग अलग बड़े स्तर पे सॉफ्टवेयर का काम करते हैं, और बहुत सारे लोग। उन लोगों ने ये बताया कि जब से वीवीपैट इंट्रोड्यूस की गई है तो जब आप वोट डालते हैं तो वोट पहले वीवीपैट के पास जाता है, और जिस मशीन से काउंटिंग हो रही है उस मशीन को वीवीपैट से निर्देश जाते हैं। यानी आप जो वोट डालते हैं वो वोट सीधा उस मशीन में न जाके वीवीपैट के जरिए जाता है। उनका आरोप यह है कि तकनीकी रूप से ये संभव है कि वीवीपैट को किसी तरीके से अगर छेड़छाड़ कर दी जाए, क्योंकि जो सुरक्षा है वो अधिकतम सुरक्षा या तो बेस यूनिट की है जिसके अंदर आपके वोट जाते हैं, या फिर जो आप जहां से आप बटन दबाते हैं उस यूनिट की है। वीवीपैट की सुरक्षा उस स्तर की नहीं है, क्योंकि वीवीपैट के अंदर जो कैंडिडेट फाइल या दूसरी चीज़ें डाली जाती हैं उसमें उसका संपर्क कंप्यूटर से होता है। इसके अलावा ये जो एक समस्या है इसमें यह है कि आपने वीवीपैट में वोट डाला, वीवीपैट ने फर्दर कमांड दी, तो वीवीपैट बीच में आने के कारण और वीवीपैट के बाहर से संपर्क होने के कारण अब लोग कहेंगे, कह सकते हैं, चुनाव आयोग कह सकता है कि उसका सॉफ्टवेयर टेम्पर नहीं किया जा सकता। बिल्कुल मान सकते हैं इस बात को, लेकिन वो सॉफ्टवेयर फर्मवेयर जो है उसको टेम्पर किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता, इस चीज़ को लेकर एक बहस है। इस बहस को ख़त्म कर देना चाहिए, क्योंकि हमेशा हमेशा के लिए कि जो लोग भी इससे जुड़े हुए हैं उन लोग को बिठाया जाए, उनको कहा जाए कि भैया ये बताओ कि ये आपकी तकनीक क्या है, कैसे कर सकते हो, पहली चीज़। दूसरा, एक बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त एक राहुल भाई, चिमन भाई मेहता, जो लगातार कुछ एक मशीन का मॉडल उन्होंने बनाया है जिसके ज़रिए वो डेमो करते हैं, और वो ये पॉइंट है उनका कि जो प्रिंटिंग होती है मशीन के अंदर पर्चियों की, उन पर्चियों की प्रिंटिंग के ज़रिए आपको छला जा सकता है, क्योंकि 7 सेकेंड के अंदर ही ईवीएम के अंदर जो है वो अंधेरा होता है। फिर एक और पुराने, अगर 2 वोट एक जैसे गिरे हैं
तो दूसरे वाले वोटर को भी वही पर्ची दिखाई दे जाएगी जो पहले वाले ने वोट डाला था। मान लीजिए चुनाव चिन्ह तरबूज है, तो एक आपने वोट डाला, फिर दूसरे ने वोट डाला, तो दूसरे वाले को भी लाइट जलेगी और वही तरबूज दिखाई देगा जो पहले वाला था। उसके बाद वो तरबूज गिर जाएगा और फिर एक वोट जो वीवीपैट को देना है वो किसी और को दे देगी, इस तरह का उनका कहना है। और उसमें भी ये पॉइंट आता है कि जो वीवीपैट मशीन है, मतलब जो प्रिंटर है उसका, उस प्रिंटर की ही बाहर से जो आउटसोर्स की हुई कंपनियां हैं जो वो आके उनके लोग अपने लैपटॉप के ज़रिए उसके अंदर कैंडिडेट फाइल डालते हैं। यानी आप जब 1 नंबर यहाँ दबा रहे हैं तो पहले तो ये होता था कि 1 नंबर दबाया और 1 नंबर वोटर का इतना वोट निकल आया पुराने ईवीएम में। अब ये है कि 1 नंबर की चूँकि पर्ची भी छापनी है तो 1 नंबर की एक पहचान भी है, तो एक कैंडिडेट फाइल मिलती है जिसमें आप 1 नंबर दबाएंगे तो 1 नंबर पर मान लीजिए भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट है तो वो 1 नंबर को पर्ची में उसका सिंबल भी दिखाएगा भारतीय जनता पार्टी का। तो आपने 1 नंबर दबाया, वो भारतीय जनता पार्टी का, ये बात प्रिंटर को अगर कोई बताता है तो वो एक सॉफ्टवेयर बताता है। वो सॉफ्टवेयर लाके उसमें फीड किया जाता है। फीड करने के लिए बाहर से आउटसोर्स की गई कंपनी के लोग हैं, वो अपना लैपटॉप लेकर आते हैं या टैबलेट लेकर आते हैं, उसके ज़रिए वो फीड करते हैं। अब वो अपने लैपटॉप में, टैबलेट में इन लोगों का ये आरोप है, कौन से आरोप, क्या सॉफ्टवेयर लाते हैं हमको कुछ पता नहीं है, वगैरह वगैरह। और ये हो सकता है कि वो आपको पर्ची कुछ और दिखा दे और मशीन के अंदर कुछ और चला जाए वगैरह। ये इस तरह के आरोप लगातार लगते हैं कि भाई आपको पर्ची दिखा दी तरबूज की, बटन दबाया आपने तरबूज का और वहाँ पर मशीन के अंदर वो आम आ जाए, ये आशंका है। तो इस तरह से बहुत सारे और भी कई चीज़ें हैं, जैसे कि ये भी है कि जो सीरियल पोर्ट होते हैं उसके बेस यूनिट के, वो एक्सपोज रहते हैं। तीसरा ये है कि जब रैंडमाइजेशन का प्रोसेस होता है तब वो कंप्यूटर के संपर्क में आती है मशीन। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं। अब रैंडमाइजेशन एक अच्छा प्रोसेस है, इसलिए किया जाता है कि कौन सी मशीन कहाँ जा रही है इसको वहीं निर्धारित कर देते हैं। लेकिन इसकी एक बुराई ये भी है कि अभी तक आप ये समझते थे कि मशीन कौन सी कहाँ पे जा रही है, तो आपको पता नहीं चलता था कि उस मशीन के वहाँ पर कौन से बूथ पे जाएगी, कौन से कैंडिडेट हैं। लेकिन अब आपको पता चल गया है, तो अगर आप शरारत करना चाहें तो आपके काम की जानकारी हो सकती है। बहरहाल ईवीएम को लेकर बहुत ज़्यादा, चूँकि चुनाव के बीच में देश के चुनाव हैं, तो बहुत ज़्यादा संशय खड़ा किया जाना चाहिए, नहीं किया जाना चाहिए, इसको लेकर सवाल हैं। लेकिन एक चीज़ साफ़ है कि आज मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ईवीएम हटा देनी चाहिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ पेपर बैलेट लाना चाहिए, मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि ईवीएम से होने वाले चुनाव बेईमानी भरे होते हैं, मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि ईवीएम से धांधली होती है। लेकिन ईवीएम को लेकर कुछ वल्नरेबिलिटीज़ हैं। यानी आपके घर में चोरी हुई है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, आपके घर में चोरी हो सकती है ये मैं कह रहा हूँ। और इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आपने खिड़की का ताला खुला छोड़ दिया, ऐसा मुझे लगता है। तो एक वल्नरेबिलिटी की बात होती है कि ये मुमकिन है कि भैया खिड़की से चोर ना घुस आए तो खिड़की में भी ताला लगा दो। तो अगर कोई व्यक्ति ये बता रहा है कि ये वल्नरेबिलिटी है, खिड़की से या रोशनदान से या चिमनी से चोर आ सकता है सेंटा क्लॉज की तरह, तो आप जो है वो चिमनी को बंद कर दो, ये हमारा मानना है। अब आप ये कह सकते हो कि भाई आपका भ्रम है, ऐसे कैसे चोर चिमनी में घुस जाएगा। हम कह रहे हैं हमने घर सेव करके ताला लगा दिया है, आप चिंता मत करो। तो ये जो है, ये जो चिमनी से घुस सकता है, ये एक वल्नरेबिलिटी है। ईवीएम को लेकर ज़्यादातर लोग वल्नरेबिलिटी या आशंकाओं की बात कर रहे हैं कि ये तरीके हो सकते हैं जिससे गड़बड़ हो सकती है। मेरा पॉइंट इस वीडियो का ये है कि ठीक है, गड़बड़ हो सकती है, नहीं हो सकती, एक अलग बहस है, और गड़बड़ी हो रही है ये तो बिल्कुल ही अलग बहस है। और इसको लेकर पॉलिटिशियन लोग, बाकी लोग, चूँकि चुनाव आयोग चाहता है, इस देश का सिस्टम चाहता है कि हम ये ना कहें कि गड़बड़ी होती है, तो हम इस मुद्दे को बिल्कुल नहीं लेंगे। हम ये मान के चलते हैं कि एकदम ईवीएम से फ्री एंड फेयर मतदान हो रहा है, मान के चल रहे हैं। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट में चूंकि सुनवाई हो रही है, यानी सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम को नए सिरे से अधिक विश्वसनीय बनाने के लिए एक कदम उठाया है, तो ईवीएम की विश्वसनीयता को मजबूत करने के लिए, पुख्ता करने के लिए इस देश में बहुत ज़रूरी है कि वो सारे बिंदु जो ईवीएम के खिलाफ समय समय पर अलग अलग लोग उठाते रहे हैं, उन बिंदुओं को भी एक बार विश्वसनीय धरातल पे टेस्ट कर लिया जाए, भले वो सुप्रीम कोर्ट का फोरम हो या कोई और फोरम हो, ताकि ये हमेशा के लिए मसला बंद हो जाए।
चुनाव आयोग कहता है कि हम हर तरीके से संतुष्ट कर चुके हैं, हम मानते हैं, लेकिन चुनाव आयोग इस मामले में एक पार्टी है, इसलिए चुनाव आयोग के कहे पर शायद उतना भरोसा लोग ना करें। जो एक न्यूट्रल फोरम जैसे कि सुप्रीम कोर्ट है या दूसरे फोरम पे अगर बातचीत होती है तो इसका हल निकल सकता है। मेरा मानना यह है कि लोकतंत्र में सवाल उठते हैं और उन सवालों के समाधान भी निकल सकते हैं। बेहतर यह होगा कि हम अच्छी लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत जो सवाल उठ रहे हैं, जो वल्नरेबिलिटीज दिखाई दे रही हैं या लोगों को लगता है कि हैं, उनको एड्रेस कर लिया जाए, ताकि जो आने वाले चुनाव में जो भी फैसले हों उन फैसलों को लोग स्वीकार करें। क्योंकि इस देश का इतिहास गवाह है, सारी पॉलिटिकल पार्टी समय समय पे ईवीएम पे सवाल उठा चुकी हैं। वो लाल कृष्ण आडवाणी से लेके आज तक सिलसिला चल रहा है। तो क्यों ना, इवन मोदी जी भी कई बार बोल चुके हैं इस पे, तो क्यों ना एक बार हमेशा के लिए एक ऐसी जगह पे, ऐसी पंचायत में, ऐसे फोरम पे जहां पे सब लोग बात मानते हैं, इसका समाधान कर लिया जाए। और जब तक ये नहीं होगा इस देश में ईवीएम को लेकर सवाल उठेंगे, संदेह खड़े किए जाते रहेंगे और धीरे धीरे समाज में एक धारणा बनेगी जो इस देश की स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव करवाने वाली जो छवि है, उस छवि को हमेशा प्रभावित करती रहेगी। उम्मीद करता हूं कि ये पॉइंट जो है वो सुप्रीम कोर्ट भी तक भी पहुंचेगा, वो भी समझेंगे और चुनाव आयोग भी समझेगा कि एक सकारात्मक सुझाव के तौर पर ये मैं वीडियो बना रहा हूँ, जिसमें मुझे ऐसा लगता है कि ईवीएम को लेकर बहुत सारे बिंदु ऐसे हैं जिनको एक बार में एड्रेस कर लिया जाए। चूँकि अब आप कर ही रहे हैं तो एक बार करके इसको निपटा दीजिए, ताकि ये बार बार इस तरह की चीज़ें नहीं उठें।